हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो वेरिएशन होता है हाइट के साथ में और डेप्थ के साथ में, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब आज हम लोग जो है पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। So here we will write that suppose if you are asked to derive an equation of suppose you are asked to derive an equation for just a moment. Suppose you are asked to derive gravitational potential energy. Yes, derive an equation of gravitational potential energy. Suppose आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे, वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग और व्हाट डज इट मीन बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो हियर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी simply means that it is the amount of work done. Gravitational potential energy, it is the amount of work done on the object against the gravitational force to take it from the surface of the earth, to the distance r from the surface of the earth. ये एक्चुअली क्या है मालूम? ये अगर आप देखोगे इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन करेंगे तो वो क्या होगा, वो वर्क डन जो है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स टू टेक इट from the surface of the earth to the distance r from the center of the earth, ठीक है। मतलब क्या, यहां पर ये वाला आपके पास अर्थ है, फॉर एग्जांपल ये वाला आपके पास अर्थ है ना, और ये उसका सेंटर है। ये मास ऑफ द अर्थ इज me एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज re। अगर ये ऑब्जेक्ट को इस सरफेस से इतनी दूर ले जाते हैं, मतलब यहां से यहां तक जो है उसको ले जाते हैं r डिस्टेंस पे, ये वाला re और ये वाला सपोज h है, तो r इज इक्वल टू re प्लस h डिस्टेंस पे ले जाते हैं। तो हमको यहां से यहां पर ले जाने के लिए हमको वर्क डन करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और जब इसको रिलीज किया जाएगा यहाँ से, तो दिस ऑब्जेक्ट विल सर्टेनली मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये वाला ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ द अर्थ में मोशन करेगा, उसकी तरफ मोशन करेगा। तो ये वाला जो हम लोगों ने जो कुछ भी वर्क डन किया है, वो सारा का सारा वर्क डन इसमें क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, है ना बेटा। ये वाला स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने वर्क किया, है ना। तो उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने वर्क किया, तो जो कुछ भी वर्क डन यहाँ पर है वो स्टोर हो जाएगा यहाँ पर,
तो राइट डाउन इतना लिखो, फिर बाद में हम लोग इसको डिराइव करते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय अस अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स टू टेक इट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना। ये वाला आपके पास यहां से यहां ले जाने में इसको इतना हो गया। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये वाली नोट बनाइए, फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये कैसे हम लोग ढूंढेंगे, तो देखिए यहां पर आपके पास सपोज ये वाला अर्थ है, अर्थ का स्फीयर है, रेडियस ऑफ द अर्थ स्फीयर इज r और मास इज m, है ना। ये तो आपको दो कॉमन लाइन आपको लिख देनी है। तो यहां पर आपको लिखना है द अर्थ इज हैविंग मास me and रेडियस r, है ना। अब यहां पर कोई मास पड़ा हुआ है, द ऑब्जेक्ट ऑफ mass m is lying on the surface of the earth, on the surface of the earth, है ना। तो the earth is having the mass m and radius r, mass कितना है बेटा उसका m, है ना। mass of the earth is m and radius कितनी है उसके पास r, है ना। So the earth is having mass m and radius r. The object of mass m is lying on the surface of the earth. and यहाँ पर surface of the earth पे वो mass m जो है पड़ा हुआ है. Now if we take this mass to this point which is at a distance r from the surface of the earth, from the center of the earth, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना इसके अगेंस्ट में हम लोगों को वर्क करना पड़ेगा, है ना. तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर कितना लग रहा है, सो F इज इक्वल टू दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. अब देखिए यहाँ पर अगर मास m यहाँ पर पड़ा होगा ना तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, G m1m2/r, है ना. यहाँ पर अगर पड़ा होगा तो r लगेगा ना. अब जैसे जैसे इसको हम लोग दूर लेके जाएंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द अर्थ से ये बदलता जाएगा. तो ये वाला क्या हो जाएगा, F जो है वो भी हर मोमेंट पे हर सेकंड पे ये वाला बदलेगा, हर सेकंड पे बदलेगा. मतलब ये R बदलता रहता है. देखिए पहले R कितना हो गया, फिर बाद में उसके बाद जो है R कितना हुआ, फिर उसके बाद R कितना हुआ. मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस केस विल बी वेरिएबल, है ना. तो ये केस जो है वेरिएबल फोर्स का है. तो अगर वेरिएबल फोर्स का है तो उसमें हम लोग वर्क डन कैसे ढूंढते हैं, आपको याद हो कि अगर आपके पास कांस्टेंट फोर्स हो तो वर्क डन कैन बी गिवन बाय F बार डॉट R बार. ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब फोर्स कांस्टेंट हो. अगर फोर्स वेरिएबल हो तो यू विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन, दैट इज dF dW इज इक्वल टू F बार डॉट dR बार. याद है. फिर बाद में आप इसको इंटीग्रेशन ऑफ dW करते हैं तो आपको जो है पूरा वर्क डन जो है मिल जाता है. तो ये वाला आपके पास पूरा वर्क डन होता है. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल देखिए द अर्थ इज हैविंग मास m and radius r. The object of mass m is lying on the surface of the earth. ये वाला surface of the earth है यहाँ पर. अब यहाँ पर जो है now we can say the force exerted on the mass by the gravity on the object, the force exerted on the object by the gravity is F is equal to that is G times m1m2/r. ये जनरल फॉर्मूला है. R लिख सकते हो सरफेस ऑफ द अर्थ के लिए, लेकिन R चेंज होता है तो हमको जो है ग्रेविटी से इतना फोर्स लगता है. किस डायरेक्शन में लगेगा बेटा, इस डायरेक्शन में जो है ये फोर्स आपको लगेगा. अब आपको कहां पर ले जाना है ये इसको, तो इसको
अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। ये एम पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ग्रेविटी से ये डायरेक्शन में, और आप इसको इस डायरेक्शन में लेना, मतलब अप्लाइड फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, है ना। तो हमको जो है मिनिमम इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द ग्रेविटी. सो वी कैन से नाउ इफ वी वांट टू मूव दिस ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, then we can say that if the object is to be moved away from the surface of the earth, from the surface of the earth, है ना। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r, है ना। अप्लाइड फोर्स देखिए मिनिमम इतना तो लगाना पड़ेगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा कि जिससे बहुत कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, या बिना एक्सेलरेशन के चले, तो कम से कम जो है ये इतना फोर्स हमको जो है लगाना पड़ेगा, है ना। और ये वेरिएबल होगा, ये फोर्स जो है जैसे जैसे r चेंज होगा ना, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो r कुछ और होगा, यहाँ पर है तो r कुछ होगा. सो दिस फोर्स इज वेरिएबल. सो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, वी कैन से वर्क डन by the applied force can be given by, अरे यार सॉरी नो, g टाइम्स m1 m2 अपॉन r स्क्वायर रहेगा, है ना. फॉर्मूला तो ये g nm अपॉन r, ये तो ये r स्क्वायर आएगा. हाँ मेरी गलती हुई. fg इज इक्वल टू g टाइम्स m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स can be calculated by using calculus, है ना. तो ये वाला dw क्या होगा, इट इज f bar dot dr bar. सो हियर dw कैन बी रिटन हियर एज f bar. देखिए f bar किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और अगर आप जो है इस डायरेक्शन में f बार लगाते हैं तो इसी डायरेक्शन में जो है उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा. तो f बार एंड dr बार बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. सो दिस कैन बी रिटन हियर एज f बार डॉट dr बार इज इक्वल टू f dr cos 0. मेरी क्या गलती होगी बेटा, यहाँ पर fg इज इक्वल टू g टाइम्स m1 m2 अपॉन r स्क्वायर था. ये r जो है ना r, ये देखिए अभी हम लोग जो है पढ़ेंगे u is equal to minus g times m1 m2 upon r. ये वाला फॉर्मूला इसका है, ये r स्क्वायर है ना, तो ये r फॉर्मूला इसका आएगा. तो यहाँ पर r आता है, यहाँ पर तो r स्क्वायर ही आएगा, जैसे मेरी गलती थी, है ना. तो यहाँ पर f बार और dr बार बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, है ना, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. तो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा. तो dw is equal to f dr, we can say cos 0. ओके, सो राइट डाउन, इतना लिखो. फिर उसके बाद जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना लिखो, वीडियो को पॉज कर लो, इतना लिखो, फिर बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब देखो, पॉज कर लिया, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. dw is equal कितना होगा, f का वैल्यू क्या है, g टाइम्स m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा dr, है ना, ये वाला f की जगह पे, और cos 0 इज इक्वल टू 1. सो अमाउंट ऑफ वर्क डन dw, हम लोगों ने ये dw क्यों लिया, बिकॉज इट इज वेरिएबल फोर्स. सो ये वाला हो जाएगा g m अपॉन r स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dr. सो नाउ वी कैन से ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw. So omega not w is equal to, we can say, integration of dw. So ये वाला कितना हो गया, g m upon r square with respect to आपके पास कितना हो गया, dr हो गया. अब आप देखेंगे यहाँ पर, तो w is equal to g कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ कांस्टेंट है 6 into 10⁻24, और ये md कांस्टेंट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट, और ये वाला रहेगा 1 upon r square with respect to dr. अब याद करो
1 अपॉन x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो रहा था x रेज़ टू -2 विद रिस्पेक्ट टू dx, है ना। इसको ऐसे लिखेंगे ना हम लोग। अब आपको याद होगा x रेज़ टू n विद रिस्पेक्ट टू dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो रहा था x रेज़ टू n + 1 अपॉन n + 1, तो ये वाला क्या हो जाएगा -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये वाला क्या हो जाएगा x रेज़ टू -1 अपॉन -1, ये वाला क्या हो जाएगा -1 अपॉन x 1, इसका इंटीग्रेशन। तो अगर इसका इंटीग्रेशन -1 अपॉन x हुआ तो 1 अपॉन r², इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा gmem, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 अपॉन r, तो w इज इक्वल टू वी कैन से gmem अपॉन r बट विद द नेगेटिव साइन, है ना। तो ये वाला हमको वर्क डन करना पड़ेगा। Why negative sign is there? Because we are doing work against the gravitational force, है ना। अब यहाँ पर देखिए the amount of work done by us on the object will be stored as a potential energy. So we can say the amount of work done on the object by us will be stored as potential energy in the object. So we can say W is equal to U. So U is equal to minus G times M1 M2 upon R. तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, है ना। तो U is equal to minus GMEM upon R, ठीक है। तो GMEM upon R will be the value of U। देखिए मैंने क्या गलती किया था आपको याद है, मैंने F की जगह पे फॉर्मूला वो रखा था GMEM upon R रखा था, ये वाला गलती किया था। ये गलती नहीं होना चाहिए, यहाँ पर r² आ जाएगा, वहाँ पर माइनस साइन के साथ में यहाँ पर आपके पास ऐसा आ जाएगा। सो ये वाला आपके पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी माइनस के साइन के साथ में आ रही है, मतलब क्या मालूम है कि इतनी एनर्जी के साथ में ये ऑब्जेक्ट अर्थ से चिपका हुआ है ना। दिस ऑब्जेक्ट इज अटैच्ड टू द सरफेस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विद दिस मच एनर्जी, है ना। तो ये वाला आपके पास जो हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है दूसरा एक ढूंढते हैं, उसको हम लोग कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ये वाला इतना लिखो, पहले इतना लिखो, वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग जो है दूसरा ढूंढे, वो है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो डिराइव एन इक्वेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, तो देखिए यहां पर ये वाला अर्थ, दिस इज योर अर्थ, और यहां पर मास है ना, ये अगर आपके पास 1 यूनिट का है, 1 यूनिट में भी 1 किलोग्राम और 1 पाउंड और वॉट एवर द सिस्टम यू आर टेकिंग, तो ये वाला आपके पास अगर 1 यूनिट का मास है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एक्चुअली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही होगा अगर मास 1 यूनिट है। कोई बोले क्या बोले, वापस बोलिए। तो हम लोग जो है इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना, इसको हम लोग फाई कहते हैं, उसको यू कहते थे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यू कहते थे, इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम लोग कहेंगे फाई, है ना। तो इट इज द अमाउंट ऑफ work done against the gravity या gravitational force against the gravity to take the object of mass 1 unit from the surface of the earth, from the surface of the earth to the
distance r from the center of the earth, सही है बेटा, from the center of the earth, है ना। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में ये था, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी टू टेक द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m unit from the surface of the earth to the distance r from the center of the earth, ये था ना। अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी न लिख के अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखा जाए तो यहाँ पर 1 यूनिट है ना, वही है। देखिए अगर ये मास 1 यूनिट हुआ ना तो इस वर्क डन को, या अगर मास 1 यूनिट हुआ ना तो इस वर्क डन को हम लोग कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और ये मास 1 यूनिट के अलावा आपके पास 0.5 यूनिट, 0.2 यूनिट, 10 किलोग्राम या आपके पास जो है 100 किलोग्राम, मतलब 1 के अलावा कुछ भी मास हुआ ना तो दिस वर्क डन विल बी नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर ये मास हुआ तो। और मास 1 यूनिट हुआ तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब इसका डेरिवेशन कैसा है, तो ये वाला, इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसकी नोट बनाइए। अब वैसे ही करेंगे हमको, देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों ने इससे पहले किया था, कैसे, ताकि मैं आपको जो है अच्छी तरीके से वापस डेरिवेशन आ जाए। ये इसका मास m है और इसकी रेडियस हमारे पास r है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसका मास हमारे पास 1 किलोग्राम है या 1 यूनिट है, चलिए ना 1 यूनिट है, ठीक है ना, 1 किलोग्राम या 1 यूनिट है। अब यहाँ पर फोर्स कितना लगता होगा, तो g टाइम्स m1 m2 अपॉन r², है ना, ये r², ठीक है, बट m इज इक्वल टू 1 यूनिट, सो दिस कैन बी रिटन हियर एज gme अपॉन r², ठीक है ना। यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर ये स्मॉल मास जो है, ये मास अगर आपके पास 1 यूनिट है तो ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा। अब ये देखिए, ये फोर्स वेरिएबल है, तो वेरिएबल फोर्स होगा तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, इट इज F bar dot dr bar, so dw is equal to, we can say F dr cos 0, ठीक है ना। so dw is equal to आपके पास क्या हो जाएगा, gme upon r² with respect to आपके पास dr हो जाएगा। अगर आपको टोटल वर्क डन ढूंढना है तो आपको इसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, gme upon r² with respect to dr, so w is equal to, अगर gme अगर आप आउट ऑफ इंटीग्रेशन निकालोगे तो ये वाला हो जाएगा 1 upon r² with respect to dr, so w is equal to आपके पास आ जाएगा gme और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 upon r, पहले पढ़ा था ना, तो ये w क्या हो जाएगा हमारे पास, so w is equal to -gme upon r, ठीक है। Now this work done will be stored as a potential energy in this object, so ये वाला जो वर्क डन है ना, इसको हम लोग कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसको हम लोग कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या लिखना है कि यहाँ पर द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशन विल बी स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी इन द गिवन मास एंड दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो phi इज इक्वल टू w, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपके पास -gme r, वो u कितना था -gme m अपॉन r, ठीक है ना, -gme m अपॉन r, ये वाला कितना है gme अपॉन r, तो ठीक है बेटा। तो इतना जो है आप इसकी नोट बनाइए, नोट बनाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। अब देखिए हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वन है एस्केप स्पीड, ठीक है। तो derive an equation for the escape speed। अब ये एस्केप स्पीड क्या होती है, इसके बारे में पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना। तो मैं आपको पहले समझा देता हूं। सपोज ये आपके पास स्फीयर ऑफ द अर्थ है, ये मास इसका m है, रेडियस इसकी r है, बार ये आता है। चलिए यहां से किसी ऑब्जेक्ट को मैं वर्टिकल वेलोसिटी दे दूं,
कुछ इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी दे दूं u, तो ये कुछ हाइट पे जाएगा, वापस नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। इसको कुछ उससे ज्यादा वेलोसिटी दूं तो ये उससे ज्यादा ऊपर आके नीचे की तरफ आएगा ना, जिससे हम लोग स्काई की तरफ, हमारे लिए, हम इंडिया में यहाँ पर रहते हैं, है ना, तो हमारे लिए ये स्काई हो गया, हमारे लिए ये वाला हमारे पास स्काई हो गया, ठीक है ना। ये वाला जो है हमारे लिए स्काई हो गया। जो लोग नॉर्थ पोल पे रहते हैं उनके लिए ये स्काई हो गया, जो यहाँ पर रहते हैं उनके लिए ये स्काई हो गया, जो एंटार्क्टिका में रहते हैं उनके लिए ये वाला स्काई हो गया, ठीक है ना। तो अगर हम लोग जो है क्या करेंगे कि यहाँ से अगर हम लोग जो है इसको फेंकेंगे ज्यादा स्पीड से तो ये वापस आ जाएगा, और ज्यादा स्पीड से फेंकेंगे और ज्यादा हाइट अटेन करेगा और वापस आ जाएगा। तो हमको थियोरेटिकली ऐसा मालूम पड़ता है कि अगर हम लोगों ने ये वाला ऑब्जेक्ट को इतनी स्पीड दे दी, है ना, कि ये वाला जो है ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर सरफेस ऑफ द अर्थ पे था उसको इतनी स्पीड दे दी, उसको इतनी इनिशियल वेलोसिटी दे दी कि वो अब जो है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा मतलब ये अर्थ पे कभी भी वापस रिटर्न नहीं आएगा। अब ये अर्थ पे कभी भी वापस रिटर्न नहीं आएगा तो उस स्पीड को हम लोग कहते हैं एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड कहते हैं, ठीक है ना। हम लोग, हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ना, एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग इतनी स्पीड दे देते हैं इनिशियल कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाता है, वो कभी भी रिटर्न अर्थ की सरफेस पे नहीं होता। उस स्पीड को हम लोग कहते हैं एस्केप स्पीड। और एस्केप स्पीड ऑफ द अर्थ वाज फाउंड टू बी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड मतलब 11,200 मीटर पर सेकंड। कैन यू इमेजिन, ये बहुत ज्यादा स्पीड हुई। बहुत ज्यादा स्पीड का क्या मतलब, जो हमारे पास जो बुलेट है ना उसकी भी स्पीड जो है 200, अगर बहुत ज्यादा आपके पास स्ट्रॉन्ग बुलेट है तो चलिए ना 500 मीटर पर सेकंड जितनी इसकी स्पीड होती है, 200 से 500 जो हम लोग रिवॉल्वर में से, या तो फिर जो है अच्छी क्वालिटी की जो है किसी गन में से अगर बुलेट को अगर हम लोग फायर करते हैं ना तो उसकी स्पीड भी इतनी होती है। ये वाली देखिए, क्या ये वाली स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू इवन टू सी दैट ऑब्जेक्ट। इतनी स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा ना तो वो बहुत ज्यादा जो है उसको हम लोग देख भी नहीं पाएंगे, है ना। तो उसको अगर हम लोग देख भी नहीं पाएंगे तभी जो है ये हमारे पास बढ़ जाएगा। फिर कोई बोलेगा कि सर ये रॉकेट को तो हम लोग देख पाते हैं, रॉकेट तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से जो है बाहर निकलता है और उसको हम लोग आराम से देख पाते, वो इतनी स्पीड को अटेन नहीं करता। सही है, ये रॉकेट है बेटा, ये रॉकेट है, ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इट इज वन टाइप ऑफ इंजन। और इसको जो है क्या होगा, तो इसको ये रॉकेट जो है ना ये रॉकेट जो है ये कंटिन्यूअसली जो है एनर्जी इस यहाँ से उसको मिलती रहती है और ये धीरे धीरे एनर्जी करके ये पूरी अर्थ की सरफेस से, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाता है। मतलब दो द रॉकेट इज नॉट अटेनिंग एस्केप स्पीड but certainly the rocket will have to spend the energy equal to escape energy, है ना। escape energy, जितनी एनर्जी को escape करना पड़ेगा, मतलब इसको इतना एनर्जी को खर्चा करना पड़ेगा तभी ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, कंटिन्यूअसली जो है वो रॉकेट को एनर्जी मिलती रहती है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग इसको कोई फ्यूल वगैरह नहीं देंगे, इसमें ये ऑब्जेक्ट में कोई फ्यूल वगैरह नहीं होगा, इसमें फ्यूल होगा, इसमें कोई जो है हम लोग जितनी भी एनर्जी इसको चाहिए अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए उसको वन गो में देते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ इन दिस पर्टिकुलर केस, दैट इज टू दिस ऑब्जेक्ट इज गिवन इन वन गो, while in case of rocket it is continuously provided, the
फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, है ना। तो ये वाला जो है इसको भी एनर्जी तो इतनी ही खर्चा करना पड़ेगी जितनी इसको करना पड़ेगी, लेकिन ये इसको कंटिन्यूअस हम लोग एनर्जी नहीं दे रहे, इसको एक ही गो में एनर्जी दे देते काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, बस वो निकल जाएगा। यहाँ पर रॉकेट को हम लोग काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही जो है देते, लेकिन धीरे धीरे करके एनर्जी, ताकि रॉकेट जो है धीरे धीरे चला जाएगा। अगर रॉकेट को ये स्पीड से फेंका गया ना, रॉकेट को ये स्पीड से एक ही वन गो में फेंका गया ना, तो ये रॉकेट जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ये डैमेज हो जाएगा, ये बर्न हो जाएगा इतनी स्पीड में जो है यहाँ पर अर्थ के एयर रेजिस्टेंस से। तो हम लोग जो है बात करेंगे डिराइव एन इक्वेशन फॉर एस्केप स्पीड। तो हम लोग जो है पहले बात करेंगे एस्केप एनर्जी के बारे में और एस्केप स्पीड के बारे में। चलिए, सो derive an equation for the escape energy and the escape speed. So first of all we will define what do you mean by escape energy. So it is the minimum amount of energy, it is the minimum amount of energy required to escape. It is the minimum amount of energy required to escape the gravitational field. The gravitational field of the earth. It is the minimum amount of energy required to escape the gravitational field of the earth. और यहाँ पर escape speed का क्या मतलब हो गया? Escape speed is nothing but it is the speed with which the object must be thrown to escape the gravitational field of the earth, gravitational field of the earth, so that it will never return, to the surface of the earth, है ना। तो ये वाला जो है हमारे पास हो गया एस्केप स्पीड और एस्केप एनर्जी की डेफिनेशंस। ये वाली डेफिनेशंस जो है अभी आप उसको लिखिए, फिर बाद में हम लोग जो है इसको डिराइव भी करेंगे, ठीक है। तो इतना ये वाला जो है आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। कर दिया कोर्स। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि सपोज ये अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है ना, कोई ऑब्जेक्ट जो है सरफेस ऑफ द अर्थ पे है। चलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, सरफेस ऑफ द अर्थ पे है ना। तो सरफेस ऑफ द अर्थ पे है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे है, और इसको हम लोगों को जो है कहां पर ले जाना है, इसको हम लोगों को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाना है। मतलब यहाँ पर जो है ये वाला डिस्टेंस हम लोग जो है कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे, ये वाला हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाएंगे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द अर्थ पे है तो वो कितनी एनर्जी के साथ में इस सरफेस ऑफ द अर्थ से चिपका हुआ है, इट इज G/m/r, ठीक है ना। इतनी जो है ये वाली स्पीड से जो है ये वाला उसको चिपका हुआ है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे है कोई ऑब्जेक्ट, तो इतनी वाली पोटेंशियल एनर्जी से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से ये ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द अर्थ से चिपका हुआ है, हमें भी इतनी ही एनर्जी से चिपका हुआ है ना। तो नाउ अगर इतनी एनर्जी हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में देते है ना, तो वी कैन से द ऑब्जेक्ट लाई
on the surface of the earth is having potential energy, U is equal to minus G m1 m2 upon r। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द अर्थ पे तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी से वो चिपका रहेगा, माइनस जी m1 m2 अपॉन r। तो ये वाला हो जाएगा माइनस जी m अपॉन वी कैन से r। नाउ इफ यू प्रोवाइड एनर्जी इक्वल टू दिस मच मैग्नीट्यूड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना, अगर इसको इतनी ही एनर्जी अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड कर दी गई तो क्या ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकलेगा। सो इफ एनर्जी इक्वल टू gravitational potential energy is provided in the opposite direction, the object will move away or will move out of the gravitational field। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड, अच्छा, ये जो एनर्जी देंगे, है ना, इतनी एनर्जी हम लोग किस फॉर्म में देंगे? सर्टेनली वी आर गोइंग टू गिव दिस मच एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो हम लोग क्या करेंगे? द काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी गिवन, द काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी गिवन, द काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी गिवन to the object, to the object. So kinetic energy must be equal to GMEM upon RE. Where this minus sign has gone, so this minus sign does not appear in that equation because we are giving energy in the exactly opposite direction to that of this one. So kinetic energy is having the formula 1/2 mv square. Kinetic energy is 1/2 mv square. It is equal to, we can say, GMEM upon RE. Can I write like this or not? Now this velocity के जिसकी वजह से ये एस्केप कर जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड को, उसको हम लोग कहेंगे VE, है, एस्केप वेलोसिटी। So 1/2 mv square is equal to GMEM upon, we can say, RE। ये वाला हो जाएगा हमारे पास कितना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अगर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे तो ये वाला 1/2 VE square is equal to GME upon RE, ठीक है ना। ये वाला कितना हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा GME upon RE। सो यहां पर आपके पास हो जाएगा VE square is equal to 2GME upon RE। Can I write like this or not? So if I take this 2 to this side, so VE square is equal to 2 GME upon RE. Now we can say here escape velocity, अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, तो what will it be? That is 2 GME upon, we can say, RE, है ना बेटा? तो escape velocity का पहला फॉर्मूला अगर आपके पास ये वाला हो गया, तो VE is equal to, we can say, 2 GME upon RE. This is going to be the first formula of the escape velocity. बट यहाँ पर क्या आपको दिक्कत आएगी कि g का वैल्यू रखना पड़ेगा 6.67 into 10⁻11। मास ऑफ द अर्थ is 6 into 10⁻24। रेडियस ऑफ द अर्थ is 6400 किलोमीटर। So you will have to take all these values into the consideration and then you will have to find out the square root. So what can be done here? So we will find out, or we will convert this equation into more simpler form. And how it can be done? Just multiply this numerator and denominator by RE, है ना बेटा? तो ये वाला कितना हो गया हमारे पास? तो VE is equal to square root of 2G ME upon RE. If I multiply here by RE and divide it here by RE, so VE is equal to how much it is going to be? It is going to be 2G M RE,
upon we can say RE square. RE into RE will be giving you RE square. Now can you see what is this? ये क्या है बेटा बताइए? बिल्कुल सही है, ये वाला जो है आपका स्मॉल g है, तो it is going to be square root of 2g RE. Now it is very simple that g value of g is 9.8 or value of RE is equal to we can say 6400 km. So V is equal to square root of 2g RE. Now if you put the values of g and RE, it nearly comes out to be, we can say escape velocity of the earth is 11.2 km per second. It is 11.2 km per second. So escape velocity comes out to be, we can say 11.2 km per second. So this is what, this is derived an equation for the escape energy and escape speed. So we have derived the equation of escape speed. Now somebody may ask us, how much will be the escape energy? चलिए, okay. तो escape energy कितनी होगी? ओके बेटा, इसको लिख लिया आप लोगों ने? चलिए, तो escape energy हमारे पास कितनी होगी? देखिए, हम लोगों ने उसको काइनेटिक एनर्जी कितनी दी थी? वो वाली दी थी GMEM अपॉन RE, तो ये वाली escape energy होगी. तो escape energy आप दो तरीके से लिख सकते हो. escape energy is equal to 1/2 mve स्क्वायर लिख सकते हो, ये भी escape energy हो गई, या तो उसको ये फॉर्म में भी लिख सकते हो GMEM अपॉन RE, या तो उसको जो है वो फॉर्म में भी लिख सकते हो. देखिए 1/2 m और v की जगह पे अगर आप ऐसे लिखोगे 2g RE का स्क्वायर, तो ये वाले कितना हो जाएगा बेटा 1/2 m और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट विल गेट कैंसल्ड, so here we can say 2g into we can say RE. So this 2 and 2 will get cancelled, so it is going to be mg RE. So escape energy can either be given by this equation, can be given by this equation, can be given by this equation, and can be given by this equation. So these are the three equations of the escape energy. Okay, so can you write it down? ठीक है. अब अगर हम लोग मून की बात करें, चलिए अभी ये वाला तो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ आ गया. अगर एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून अगर हमको चाहिए बेटा, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? मतलब 2gm into r. मून के लिए ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द मून होगा और ये वाला रेडियस ऑफ द मून होगा. या तो आप उसको ऐसे भी लिख दो, Vm is equal to square root of 2gmm अपॉन r escape velocity, है ना. तो ये escape velocity of the moon was found to be 2.3 km per second. Still it is very high value, है ना. Escape velocity of the moon is 2.3 km per second. So ये वाला आपके पास escape velocity का मून का फॉर्मूला आपके पास आ गया. So this is how we generally define escape velocity and escape speed. तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग जो है क्योंकि आपको जैसे मैंने इसके पहले भी आपको जो है बताया था, जैसे मैंने इसके पहले भी जो है आपको इसके पहले भी जो है बहुत सारे इक्वेशंस को रिवाइज किया था, तो वो आपको वापस रिवाइज करने हैं, ठीक है ना. तो ये वाला एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून आ गया. अब आप देखेंगे यहाँ पर, तो न्यू टॉपिक इज सैटेलाइट्स. न्यू टॉपिक इज सैटेलाइट्स. अच्छा, सैटेलाइट्स क्या होते हैं मालूम है आपको? तो सैटेलाइट्स आर द ऑब्जेक्ट, है ना, तो विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, है ना. तो सैटेलाइट्स आर the objects revolving around the planet. So satellites are the objects revolving around the planet. तो सैटेलाइट जो है वो ऑब्जेक्ट्स है जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द प्लेनेट. सपोज ये वाला आपके पास जो है ये वाला अर्थ है, और अर्थ के आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट जो है रिवॉल्व करते हैं वो सारे अर्थ के प्लेनेट, अर्थ के जो है सैटेलाइट्स हो गए. अब ये सैटेलाइट्स जो होते हैं ना, दे आर ऑफ टू टाइप्स.
वन इज नेचुरल सैटेलाइट, जिसको हम लोग मून ऑफ द प्लेनेट कहते हैं। अर्थ का एक ही मून है, जुपिटर के एक से ज्यादा मून है। और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल या मैन-मेड सैटेलाइट। सो आर्टिफिशियल या मैन-मेड सैटेलाइट जो है दे आर अगेन क्लासिफाइड इनटू टू, है ना। एक तो होते हैं जियोस्टेशनरी and the second one thing are we can say polar satellites, polar satellites, है ना। तो satellites are the objects revolving around the planet and they are known as the satellites of that planet. They are of two types, one is natural and another one is artificial. Artificial satellites जो होते हैं वो होते हैं geostationary satellites and polar satellites. ओके, सो इतनी नोट बनाइए, फिर बाद में हम लोग सैटेलाइट के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो राइट डाउन लिख लिया क्या? सही। अब देखिए हम लोग जो है अगर सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे तो सैटेलाइट के बारे में हम लोगों को दो तीन चीजें जो है समझनी होगी। उसके अंदर जो है हमको ऑर्बिटल स्पीड के बारे में समझना होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के बारे में जो है हमको उसके और उसका जो है एक टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला डिराइव करना होगा। सो डिराइव द इक्वेशंस फॉर derive the equations of orbital speed, kinetic energy and total energy of the satellite। चलिए तीन इक्वेशन एक साथ में ले लेते हैं। derive the equations of the orbital speeds, kinetic energy and total energy of the satellite। अब देखिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जियोस्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए अगर हम लोग जो है बात करते हैं फॉर एग्जांपल, सो ये वाला आपके पास कोई प्लेनेट हो गया या अर्थ हो गई, चलिए आप प्लेनेट लेते हैं, मतलब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आप अर्थ की ही सैटेलाइट हो, दूसरे ऑब्जेक्ट के नेचुरल सैटेलाइट भी हो सकते हैं। तो सपोज द मास ऑफ द प्लेनेट इज mp एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट इज rp, है ना, इसकी रेडियस rp है और इसके आसपास कोई सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में जो है घूम रहा है, उसका मास है हमारे पास m। तो वी कैन से यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे कि as shown in the figure, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा as shown in the figure, a satellite of mass m is revolving around the planet of mass mb and radius r। ठीक है ना बेटा। अब ये जैसे ये आपके पास कोई फॉर एग्जांपल ये प्लेनेट हो गया, इसके आसपास सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। तो इसको नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लेनेट एंड द सैटेलाइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा बिटवीन द सैटेलाइट एंड द प्लेनेट, है ना। तो वी कैन से द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। अब देखिए नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स is provided by the gravity between the satellite and between the satellite and the planet। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स कहने का। अब ये क्या होगा? ये वाला होगा सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू, वी कैन से यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो सेंट्रिपिटल फोर्स कितना होगा? mv स्क्वायर अपॉन वी कैन से r। ये वाला डिस्टेंस अगर r है तो ये वाला हो जाएगा r, और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? g टाइम्स m1 m2 अपॉन वी कैन से r स्क्वायर। अब देखिए ये v जो है ना, द स्पीड विथ विच द
सैटेलाइट इज मूविंग इन द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल स्पीड। ये वाला हमको पहले लिखना चाहिए था कि सबसे पहले जो है ऑर्बिटल स्पीड हम किसको कहेंगे, तो ऑर्बिटल स्पीड इज द स्पीड with which the satellite revolves around the planet, है ना। जिस स्पीड से ये सैटेलाइट घूम रहा है उसको हम लोग कहेंगे ऑर्बिटल स्पीड। So m v naught square upon r is equal to g mpm upon r square. So this m and m will get cancelled. So it is equal to v square upon r is equal to g mp upon, एक r भी कैंसिल करते हैं ना, तो चलिए ना इसको हम लोग कहेंगे r, ठीक है ना। So orbital speed is equal to, we can say v is equal to square root of g mp upon r। ये वाली आपके पास क्या आ गई, ऑर्बिटल स्पीड आ गई। सो ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू, वी कैन से स्क्वायर रूट ऑफ जी एम पी अपॉन आर, ठीक है ना बेटा। तो ये वाला जो है इसके पास क्या हो गया, जी एम पी अपॉन आर इज नथिंग बट इट इज द ऑर्बिटल स्पीड। इतनी स्पीड इस, अगर अर्थ की ढूंढनी है, मतलब अगर आपको किसी सैटेलाइट जो अर्थ के आसपास घूम रहा है उसकी ऑर्बिटल स्पीड ढूंढनी है, तो यहाँ पर मास ऑफ द अर्थ आपको लिखना पड़ेगा, और जितने डिस्टेंस पे वो सेंटर ऑफ द अर्थ से वो आपको लिखना पड़ेगा। सो vo is equal to square root of gmp upon r. So this is how we can easily find out the orbital speed. So orbital speed is equal to, we can say gmp upon r. So this is how we can easily find out the orbital speed of the given satellite. तो चलिए ऑर्बिटल स्पीड होगी, फिर उसके बाद जो है काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। सो वी कैन से हियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। चलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट क्या होगा, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, vo स्क्वायर। सो ये वाला कितना हो जाएगा 1/2, और vo की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ जी एम पी अपॉन आर का स्क्वायर। सो ये वाला कितना हो जाएगा 1/2 एम जी एम पी अपॉन आर। ये वाला कितना हो जाएगा आपका जी एम पी एम अपॉन 2r will be the kinetic energy of the satellite. So kinetic energy of the satellite कितना हो गया 2gmp upon 2r, ठीक है ना। So kinetic energy of the satellite is given by g mass of the planet, mass of the satellite into 2r, ये वाला काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब टोटल एनर्जी कैसे हम लोग ढूंढेंगे, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल ऑफ द सैटेलाइट, ऑफ द सैटेलाइट। ये वाला कितना हो गया, टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास 2gmpm अपॉन वी कैन से 2r है। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी याद थी आपको 2gmem अपॉन वी कैन से r, बट ये अर्थ के लिए थी तो उस वजह से हम लोग e लिखते थे। लेकिन यहाँ पर कोई भी जनरल अगर इसको फॉर्मूला बनाना है तो यहाँ पर आप m लिख दो। सो नाउ आपको पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के लिए आपने कितनी ढूंढी थी, gmem अपॉन r ढूंढी थी ना। तो अगर आप जो है किसी भी प्लेनेट के लिए ढूंढ रहे हो जिसके आसपास सैटेलाइट घूम रहा है, वो टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज गिवन बाय gmpm अपॉन 2r माइनस gmpm अपॉन r। तो इसको आप लिख लीजिए, पोस्ट कर लीजिए वीडियो को, और इतना ही क्योंकि मैं लिखा रहा हूं, ठीक है ना। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, अगर यह 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2gmpm अपॉन, नहीं ये वाला 2r, ये तो वैसे के वैसा रखेंगे, उसको 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2gmpm अपॉन वी कैन से 2r, 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सो E इज इक्वल, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा माइनस gmpm अपॉन वी कैन से 2r। तो ये वाली आपके पास कितनी हो गई, टोटल एनर्जी हो गई। ओके, सो ये टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। एक और इक्वेशन बाकी रहा टाइम पीरियड का, लेकिन वो हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।
ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।